हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम 15 दिसंबर को होना है इसी साल। तो उसी हिसाब से आप लोग अपनी तैयारी कर रहे होंगे और लगातार कर रहे होंगे। और कहीं ना कहीं से आप लोगों ने थोड़ा बहुत नोट्स या फिर कहीं से बैच आपने परचेज किया होगा, क्योंकि आपको पता है कि सीटेट का एग्ज़ाम दिन प्रतिदिन यानी जब भी एग्ज़ाम होता है तो लेवल थोड़ा सा हार्ड होता जा रहा है, यानी कि क्वेश्चन जो है डीपली पूछ रहा है। पहले क्या था कि क्वेश्चन अगर आप थोड़ा बहुत पढ़ते थे तो अभी आप 90 या फिर 85 नंबर लेके आ जाते थे, लेकिन आजकल की जो पोजीशन है वो ये है कि आपको थोड़ा डीपली पढ़ना पड़ेगा और सीरियस होकर पढ़ना पड़ेगा, तब आप पास कर पाएंगे सीटेट। देखा जाए तो रिजल्ट बहुत ही कम निकल रहा है, लाखों में सिर्फ 10 से 15 हज़ार लोग ही पास होते हैं, बाकी जो हैं सभी लोग फेल हो जा रहे हैं। तो आज की जो अपनी क्लास है वो है सामाजिक विज्ञान की क्लास। और हम आपको एक चीज़ और बताना चाह रहे हैं कि अगर आपको बहुत ही कम कीमत में नोट्स बाय करने हैं, ईवीएस हो, सामाजिक विज्ञान हो, साइंस हो या फिर सीडीपी के नोट्स हों, आपको मास्टर्स अड्डा द लर्निंग ऐप के ऊपर बहुत ही कम कीमत पे नोट्स उपलब्ध कराए गए हैं। तो आप लोग मास्टर्स अड्डा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और वहाँ से आप लोग बहुत ही कम 100 रुपये 50 रुपये में नोट्स बाय करके पढ़िए। और साथ में हिमांशी मैम की क्लासें भी अपने इसी चैनल पे चल रही हैं, उनको लेते रहिएगा। तो आपकी जो तैयारी है बेहतर से बेहतरीन हो जाएगी और आप सीटेट एक बार में पास कर जाएंगे। तो ऐप का नाम है मास्टर्स अड्डा लर्निंग ऐप। आप डालेंगे तो आपके सामने आ जाएगा और आप वहाँ पर जाकर के फ्री में भी कई सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। हिमांशी मैम के नोट्स भी बिल्कुल फ्री में दिए गए हैं, लेकिन साथ साथ में थोड़ा और आपको एडिशनल चाहिए तो उसके लिए आपको 100 से 50 रुपये देने पड़ेंगे और आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है सामाजिक विज्ञान का, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। हम लोग 1000 क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें से 20 से 15 क्वेश्चन हम लोग अपने रोज़ करते हैं और यहीं से आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है, जब राज्य धार्मिक क्रियाओं में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता तो उसे कहा जाता है। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ सावन में कांवड़ यात्रा निकलती है, या फिर जो आपका मुस्लिम के त्यौहार होते हैं, मान लीजिए उर्स का त्यौहार हुआ, डीजे वीजे लेकर के निकलते हैं अच्छी तरीके से। तो सरकार चाहे कांवड़ यात्रा हो चाहे उर्स यात्रा हो, किसी भी चीज़ को मना नहीं करती है। चाहे किसी भी धर्म की यात्रा हो, कोई भी धर्म का मानने वाला व्यक्ति हो, सरकार को किसी भी चीज़ में हस्तक्षेप नहीं करना है। ऐसा कहाँ लिखा है? ऐसा हमारे संविधान में लिखा है। तो ये जो लिखा है कि सरकार हस्तक्षेप नहीं करेगी, तो ये क्या कहलाता है? स्वेच्छाचारी है, धर्मनिरपेक्षता है, प्रभुसत्ता या फिर राजतंत्र है? तो ये कहलाता है धर्म निरपेक्षता, यानी कि सरकार जो है वो किसी भी धर्म को नहीं मानेगी। सरकार जो है वो सभी भी धर्म को मानने वाली की रहेगी, किसी एक धर्म को मानने वाली की नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है, जब कोई शिलाखंड दबाव व कठोरता के कारण परतदार सेल में बदल जाते हैं उन्हें कहते हैं। मान लीजिए कोई पत्थर का शिलाखंड है, वो दबाव और कठोरता के कारण परतदार सेलों में बदल गया, तो उसको क्या कहा जाएगा? आग्नेय सेल, कायांतरित सेल, अवसादी सेल या फिर प्रारंभिक सेल? उत्तर करिएगा एक बार, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर रहने वाला है आपका हो जाएगा कायांतरित सेल। उसको कहते हैं कायांतरित सेल, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 3, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए। लिखा है, भारत की मानक देशांतर रेखा है। क्वेश्चन कम से कम 8 से 10 बार आपके एग्जामों में बन चुका है, ऑनलाइन की अगर हम जोड़ लें तो। वैसे अगर सिर्फ ऑफलाइन देखा जाए तो 4 से 5 बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। और आपको पता है कि हम लोग सिर्फ वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो एक से ज़्यादा बार आपके एग्जाम में बने हैं अब तक। पिछले 8 से 10 सालों के क्वेश्चन हम लोग आपको इस सीरीज में करवाने वाले हैं। तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर रहने वाला है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 82.5 पूर्व देशांतर। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों ने इसका सही आंसर कर लिया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, इसको पढ़िए और इसका आंसर कीजिए एक बार। क्वेश्चन लिखा है, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है उन्हें कहा जाता है। आपको बताना है ऐसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए तो जाते हैं लेकिन उनका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, तो उनको हम क्या कहेंगे? क्या उनको हम संभावित संसाधन कहेंगे, वास्तविक संसाधन कहेंगे, बेकार कहेंगे या फिर मूल्यवान संसाधन कहेंगे? इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में बनते हैं और अगर आप लोगों ने पहले से नहीं किया है तो आपसे नहीं हो पाते हैं और या फिर गलत हो जाते हैं। इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संभावित, यानी कि हमारे पास हैं तो, लेकिन हमने अभी तक उनका उपयोग नहीं किया है, तो कैसे संसाधन हो जाएंगे? वो संभावित हो जाएंगे। वास्तविक का मतलब है जिनका हम लोग अपना प्रयोग कर रहे हैं वास्तविक। बेकार संसाधन जिनका उपयोग करने के बाद में
उनको हमने अलग हटा दिया है। अब उनका हम कोई भी प्रयोग नहीं ले रहे हैं, वो हो गया आपके बेकार संसाधन। और मूल्यवान आपको पता है कि जो संसाधन आपके लिए कमा के दे रहे हैं, या फिर आप जिनके ज़रिए अपना धनोपार्जन कर रहे हैं, या फिर आपने काफ़ी ज़्यादा पैसों में उनको खरीद रखा, वो होते हैं मूल्यवान संसाधन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन है मुगल वास्तुशिल्प मिश्रण है, अरब व भारतीय शैलियों का है, या फिर फारसी व भारतीय शैलियों का है, तुर्की व अफ़गान शैलियों का है, या फिर तुर्की व फारसी शैलियों का है। तो मुगल की वास्तुशिल्प इनमें से किसका मिश्रण है, आपको ये बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही आंसर आपका रहने वाला है वह हो जाएगा फारसी व भारतीय शैलियों का, यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर किसका मिश्रण है, फारसी व भारतीय शैलियों का। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। फटाफट सभी लोग आंसर करेंगे। कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। अहिल्याबाई होलकर ने किया, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी चेन्नम्मा ने, या फिर नाना फादनिश ने किया था। आपको ये बताना है कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व इनमें से किसने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रानी चेन्नम्मा, यानी ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पे बिल्कुल सही है, रानी चेन्नम्मा ने किया था कित्तूर के ब्रिटिश विरोधी आंदोलन का नेतृत्व। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी प्रतिरूप के साथ जोड़ा जाता है तो उसे कहा जाता है भेदभाव, रूढ़िबद्ध, प्रताड़ित, या फिर मूर्ति। जब किसी व्यक्ति या समूह को किसी इमेज यानी कि प्रतिरूप के साथ जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। तो ये जो आपका क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 7 है, इसका सभी लोग आंसर करेंगे। इसका से आंसर हो जाएगा रूढ़िबद्ध। क्या हो जाएगा, रूढ़िबद्ध हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों ने भी रूढ़िबद्ध ही किया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। लिखा है स्थान, लोग, वस्तुएं व प्रकृति जो किसी भी जीव को घेरे रहते हैं कहलाते हैं। कोई स्थान हो, लोग हों, वस्तुएं हो, या फिर प्रकृति हो, जो इन सभी चीज़ों को घेरे रहता है वह कहलाता है पर्यावरण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्या हो जाएगा, पर्यावरण जो होता है वह स्थान, लोग, वस्तुएं या फिर प्रकृति इन सबको घेरे रहता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा पर्यावरण। और इसका सही आंसर आप लोगों ने भी कर लिया होगा क्योंकि आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ये थोड़ा सा सही क्वेश्चन है और आप लोग इसको भी कर ले जाएंगे। आराम से पढ़िए और आंसर दीजिए। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से भारत की संसद बनाते हैं। आपको बताना है इन 4 ऑप्शनों में से वह कौन कौन से ऑप्शन हैं जो भारत की संसद बनाते हैं। पहला है राज्यसभा, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्य विधानसभा, जबकि चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन कौन मिलकर के भारत की संसद का निर्माण करते हैं। उम्मीद है आप लोगों ने अपना आंसर कर लिया होगा। यहाँ पर आपको पता होगा कि भारत की संसद में राज्यसभा होती है और क्या होता है, लोकसभा होता है और राष्ट्रपति भी शामिल होता है। यानी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति मिलकर के भारत की संसद का निर्माण करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी आपका राज्य विधानसभा से इसका कोई भी मतलब नहीं है यहाँ पर, इसीलिए इसका ABD वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और जहाँ पर भी आपका ABD होगा वही सही है। तो ABD आपका ऑप्शन नंबर 4 में है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है भारत में किस तरह के श्रम को कानून द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। बेगार, अनियमित, दिहाड़ी या फिर असंगठित। आपको बताना है इनमें से किस प्रकार के श्रम को कानून के द्वारा प्रतिबंधित किया गया है। यहाँ से आपको आंसर करना है। आंसर कीजिए एक बार सभी लोग क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। बताइए इसमें से क्या सही हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, यानी केवल A यहाँ पर, यानी बेगार श्रम को कानून के द्वारा क्या किया गया है, रोक लगाई गई है, प्रतिबंधित किया गया है। बेगार प्रथा आपको पता है कि पहले के समय में काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, इसी को कानून के द्वारा रोका गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 सही होगा, केवल इसी में A वाला दिया है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इसको पढ़िए और आंसर कीजिए। क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित कथनों A तथा R पर विचार कीजिए और उपयुक्त विकल्प को चुनें। कथन A आपका दिया गया है कर्ज किसानों की विपदा का मुख्य कारण बन गया है, जिसके बोझ से दबकर कई किसानों ने आत्महत्या कर ली है। B वाला यानी कि R वाला कथन आपका है छोटे किसानों को बीज, खाद व कीटनाशक जैसे सामानों को खरीदने के लिए साहूकारों से कर्ज लेते हैं, जिसे कई बार किसान चुका नहीं पाते। तो अगर देखा जाए तो ये दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही है। जो कथन है A और R वाले
इसीलिए जो इसका ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट वाला है यही सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं, ए की आर सही व्याख्या कर रहा है। उम्मीद है आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा और इसका ऑप्शन नंबर ए क्यों सही है ये भी आप देख चुके होंगे। अगला क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे और इसका आंसर करिए एक बार क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को कौन नियुक्त करता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, बताइए क्या इसमें सही हो जाएगा। मुख्यमंत्री और जो अन्य मंत्री होते हैं इनको राज्यों में कौन नियुक्त करता है, ये इस क्वेश्चन का मतलब है। अगर हम राज्य की बात करें तो राज्य में जो मुख्यमंत्री होते हैं या फिर जो उनके साथ में मंत्री होते हैं इनकी नियुक्ति करता है राज्यपाल, यानी इसका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। प्राचीन तमिलनाडु में डाट डाट की बस्तियों को उर कहते थे। आपको बताना है कि उर जो है वो किसको कहा जाता था प्राचीन तमिलनाडु में, व्यापारियों को, कुलीनों को, या फिर खेतिहरों को, या फिर शिल्पकारों को। तो आप लोगों को आंसर करना है कि प्राचीन तमिलनाडु में उर किसको कहा जाता था, यानी कि किसकी बस्तियों को उर कहा जाता था प्राचीन तमिलनाडु में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका खेतिहरों और किसानों की बस्तियों को क्या कहते थे, उर कहा जाता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14, इसको पढ़ेंगे, उसका आंसर करिए एक बार। लिखा है नगर निगम में चुने गए सदस्यों को कहते हैं। फटाफट सभी लोग आंसर करिए। जो नगर निगम के चुनाव होते हैं उसमें जो लोग चुने जाते हैं सदस्य, उसको हम क्या कहते हैं। क्या सीनेटर कहते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं, अधिशासी कहते हैं, या फिर पार्षद कहते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है और सभी को पता होगा, उसको कहा जाता है पार्षद। क्या कहा जाता है, पार्षद कहा जाता है। जो नगर निगम में चुने गए सदस्य होते हैं उनको कहते हैं पार्षद। अगला और अंतिम क्वेश्चन है, आज हम लोग अपनी क्लास में 15 ही क्वेश्चन कर रहे हैं, वैसे तो हम लोग अपने 20 क्वेश्चन रोज़ करते थे। तो इसका सभी लोग आंसर करेंगे और बताएंगे कितने क्वेश्चन आपके सही निकले ये 15 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, एक बाज़ार में पक्की दुकानें वे होती हैं डॉट डॉट। पहला ऑप्शन है जहां के कर्मचारी नियमित होते हैं। दूसरा ऑप्शन है जिनके पास शहर, पंचायत और नगर निगम का लाइसेंस होता है। तीसरा ऑप्शन है जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हुई हैं। जबकि चौथा ऑप्शन है जो मुख्यतः बड़े शहर में होती हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 बार बन चुका है, अब तक 3 बार ये क्वेश्चन बना है। तो आपको बताना था कि एक बाज़ार में पक्की दुकानें वही होती हैं। अगर हम बात करें पक्की दुकानों की तो आपको पता है जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं, यानी कि जो दुकानें पक्की का मतलब ये नहीं है कि सीमेंट और मसाला की दुकान के बारे में पूछा गया है। पक्की का मतलब है जो दुकानें परमानेंट होती हैं और यहाँ पर जो वर्कर होते हैं वो भी परमानेंट होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनको कहते हैं पक्की दुकानें। तो जहाँ के कर्मचारी नियमित होते हैं ये बात आपकी सही है। ऑप्शन नंबर बी है जिनके पास शहर, पंचायत और नगर निगम का कोई लाइसेंस होता है, यह भी आपका सही है। तीसरा है जो 10 वर्ष से अधिक समय से खुली हैं, इसका कोई मतलब नहीं है 10 वर्ष हो, 20 वर्ष हो, या फिर 100 वर्ष हो, तो इससे मतलब कि समय का कोई लेना देना नहीं होता है। जबकि चौथा ऑप्शन है जो मुख्यतः बड़े शहर में होती हैं, तो आपका डी वाला भी सही है। बड़े शहर की दुकानों को ही क्या कहा जाता है, पक्की दुकानें कहा जाता है, ना कि कस्बे की या फिर गांव की दुकानों को पक्की दुकान हम नहीं कहते हैं। कहने का मतलब है कि ए बी डी वाला आपका सही हो जाएगा। जहां पर आपका ए बी डी होगा वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देख लीजिए कहाँ पर आपका ए बी डी दिया गया है, वही इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। ऑप्शन में ए बी डी कहीं पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। यहाँ पर आपका सी वाला गलत है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपका ए बी और यहाँ पर डी छूट गया है, यहाँ पर डी और आपका जोड़ दीजिए तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ए बी डी। यानी सी वाला छोड़ करके ए बी डी वाला आपका सही था, यहाँ पर डी ऑप्शन छूट गया है, तो आपका ए बी डी यहाँ पर सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके 15 में से कम 12 क्वेश्चन तो सही निकले होंगे। अगर हम बात करें कि आपको ये जो सीरीज़ है ये लगातार मिलती रहेगी, इसके बाद में हम लोग मैराथन भी करेंगे सामाजिक विज्ञान की, तो इस चैनल को अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथी मित्रों के पास में शेयर कर दीजिएगा। और बेहतरीन तैयारी करने के लिए आपको मास्टर श्रद्धा ऐप डाउनलोड कर लेना है। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल निःशुल्क में दी जा रही हैं, आप लोग जाइए और देखिएगा कि आपके लिए क्या क्या वहाँ पर बिल्कुल फ्री में दिया गया है। मिलेंगे आपको अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।